नमस्कार नेपाली मित्रों। ब्रुनोई के सुल्तान को भी भरोसा है कि नेपाली लोग उनकी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए अब ब्रुनोई ने दो प्रस्ताव भेजे हैं नेपाल को कि डायरेक्ट आप अपने युवाओं को हमारे शाही परिवार की रक्षा करने के लिए भेजिए। अभी तक लगभग 500 गोरखा लोग ब्रुनेई के जो सुल्तान हैं उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन वो जो गोरखा लोग हैं वो ब्रिटिश आर्मी से रिटायर हैं और सिंगापुर की पुलिस से रिटायर गोरखा हैं। डायरेक्ट नेपाल से भर्ती हुए गोरखा नहीं हैं। लेकिन अब ब्रुनेई के सुल्तान चाहते हैं कि हम अब डायरेक्ट भर्ती नेपाल से करें। हालांकि अभी नेपाल सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ब्रुनेई की तरफ से ऑफर आ चुका है कि नेपाली युवाओं को हम ब्रुनेई की सुरक्षा में रखेंगे। दोस्तों, ब्रुनेई जो है बहुत छोटा सा देश है, यानी 5700 स्क्वायर किलोमीटर का है और 6 लाख यहाँ की आबादी है। लेकिन यहाँ की प्रति व्यक्ति आय $35,000 है सालाना, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा है। नेपाल की $1500। अब सोच लीजिए कितना धनी है ब्रुनेई। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा धनी है। आप खुद ही सोचिए कि नेपाल के 3 करोड़ आदमियों की जीडीपी लगभग $45 बिलियन और यहाँ मात्र 6 लाख लोगों की जीडीपी $15 बिलियन। सोचिए कितना धनी है ब्रुनेई। अब आप ये भी अंदाजा लगा लीजिए कि ब्रुनेई के सुल्तान के पास में 7,000 तो कार है। उन कारों की कीमत है लगभग 6.5 खरब रुपया नेपाली करेंसी। सोचिए 6.5 खरब रुपए की कार है ब्रुनेई के सुल्तान के पास में। आप अंदाजा लगाइए, 6.5 खरब का मतलब होता है 650 अरब रुपए। नेपाल ने एमसीसी के तहत 50 अरब रुपए लोन नहीं, अनुदान लिया अमेरिका से। अब सोच सकते हैं आप कि 6.5 खरब रुपए कितना होता है। इतने रुपए की तो कार ही कार है ब्रुनेई के सुल्तान के पास में। इतना पैसा है उन लोगों के पास में। भारत, नेपाल जैसे देशों में 6.5 खरब रुपए, या भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में 6.5 खरब रुपए यदि आ जाए तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, खाना पीना मिल जाएगा। यानी एक अकेला आदमी कितना धनी हो सकता है, खुद ही अंदाजा लगाइए। जब 6.5 खरब की उसके पास कार ही कार है, तो और चीजें भी तो होंगी, हेलीकॉप्टर भी होंगे, प्लेन भी होंगे। यानी ब्रुनेई का सुल्तान बहुत धनी है। अब अमेरिका की चालाकी देखिए। अमेरिका पूरी दुनिया के देशों को कहता है लोकतांत्रिक हो जाइए, लेकिन ब्रुनेई को नहीं कहता है। उल्टा ब्रिटेन उसकी रक्षा करता है ब्रुनेई की राज परिवार की, और उसकी रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना से रिटायर गोरखाओं को भेजा जाता है ब्रुनेई। 1888 में ब्रुनेई पे ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था और 1984 यानी 104 साल बाद ब्रुनेई को आज़ाद कर दिया ब्रिटेन ने। ये ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो ये जो दो प्रस्ताव हैं ब्रुनेई की तरफ से आए, एक तो ये है कि शाही परिवार की रक्षा के लिए गोरखा सैनिकों को रखा जाएगा, जो कि अब डायरेक्ट नेपाल से भर्ती होगी। दूसरा, ब्रुनेई की सेना में भी कुछ नेपालियों को रखा जाएगा। ब्रुनेई की सेना में लगभग 8,000 जवान हैं, तो इन सेना में भी गोरखाओं को भर्ती किया जाएगा। ये प्रस्ताव भेजा है, किया जाएगा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ब्रुनेई की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया। ब्रुनेई में 14 लाख भारत के लोग वहाँ पे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, या व्यापार करते हैं, या नौकरी करते हैं। ब्रुनेई की लगभग 82% से ज़्यादा जनता मुस्लिम है। ब्रुनेई का जो संबंध है वो भारत से भी अच्छा है और नेपाल से भी अच्छा है, चाइना की अपेक्षा। तो कुल मिला जुला के हमारा ये कहना है कि कहीं न कहीं नेपाली गोरखाओं के ऊपर विदेशी जो ताकतें हैं या विदेशी जो नेता हैं वो भरोसा करती हैं कि नेपाली गोरखा गद्दारी नहीं करेंगे। हालांकि इतिहास में भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जहां पे गोरखाओं ने गद्दारी की हो। कहने का मतलब ये है कि इतिहास में कहीं पर भी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि जहां नेपाली लोगों ने धोखा किया हो। आप अंग्रेज़ों के समय से देख लीजिए, सुगौली संधि के बाद से ही नेपाली लोग दूसरे देशों की सेना में भर्ती होते हैं। हालांकि
सुगौली संधि से पहले भी नेपाली लोग महाराज रणजीत सिंह की सेना से लड़े थे, लेकिन हम मान सकते हैं सुगौली संधि के बाद नेपाली लोग ब्रिटिश सेना में भर्ती होना चालू किए और ब्रिटिश के लिए काफ़ी लड़े। लेकिन एक भी एविडेंस मौजूद नहीं है कि जहां से नेपाली सेना भागने का एविडेंस मौजूद हो या धोखा करने का एविडेंस मौजूद हो। यानी कह सकते हैं कि ये यदि इस दुनिया में वफादारी का सबसे बढ़िया रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो वो गोरखाओं के नाम पर है। इसी कारण बहुत सारे जो ब्रिटेन के दोस्त हैं जो देश, वो गोरखाओं पे भरोसा करते हैं। और आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि फ्यूचर में यूरोप में क्या हो रहा है कि वहाँ की जो पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं, वो अय्याश हो चुके हैं, अब वो लड़ नहीं सकते। तो यूरोप का एक प्लान है कि फ्यूचर में नेपाली गोरखाओं को अपनी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करेंगे ताकि वो यूरोप की रक्षा कर पाएँ इस्लामिक देशों से और कम्युनिस्ट देशों से। दोस्तों ये प्लान है, बिल्कुल आपको नहीं पता इसके बारे में, ये यूरोपीय यूनियन का प्लान है। क्यों प्लान है? क्योंकि वहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो अय्याश हो चुकी है, वो लड़ नहीं सकती। इस कारण गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करने की बात हुई है। अब ये कब से भर्ती करते हैं यूरोप के बहुत सारे देश, ये पता नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है आने वाले 10 या 15 साल में यूरोपीय जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यानी खत्म नहीं, वो लोग रहेंगे जरूर लेकिन लड़ नहीं पाएंगे। इस कारण उनको नेपाली लोगों को भर्ती करना ही पड़ेगा। ये प्लान मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस पर मैं पहले ही आपको 3-4 साल पहले वीडियो बना के बता चुका हूँ। यूरोप में मैंने एक लेख भी पढ़ा इस संबंध में बहुत साल पहले। यूरोपीय लोगों का प्लान था कि फ्यूचर में कम्युनिस्ट और इस्लाम मिलके ईसाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। इस कारण ईसाइयों को मदद चाहिए। अब वो मदद किसकी मिलेगी? वो मदद मिलेगी हिंदुओं की, क्योंकि यूरोप के जो ईसाई देश हैं उनको कन्फर्म भरोसा हो चुका है अपनी पीढ़ी, उनकी जो युवा पीढ़ी है वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो लड़ नहीं पाएगी। इस कारण यूरोपीय लोगों को एक चीज़ तो लग गई है कि उनके देश में इस्लाम और कम्युनिस्ट भारी हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि यूरोप में मुसलमानों ने खूब तहलका मचा रखा है, तोड़ फोड़ मचा के रख देते हैं वहाँ पे। देश वो ईसाई हैं यूरोपीय देश, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों का खूब बोलबाला चलता है। इस कारण वहाँ के लोगों को और वहाँ के जो उच्च वर्ग है उसको पूरी तरीके से भरोसा हो गया कि हमारी युवा पीढ़ी अब इस्लाम कम्युनिस्ट से नहीं लड़ पाएगी। इस कारण उनका ये प्लान पहले ही बन चुका था कि हम हिंदुओं को अपनी सेना में भर्ती करेंगे। तो भारत के लिए तो उनका एक भरोसा है कि भारत मदद करेगा कि नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं है। भारतीय युवाओं को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कोई भरोसा नहीं है। या भारतीय युवा इस काबिल हैं कि वो क्या हमारी रक्षा कर पाएंगे या वफादारी करते हैं कि नहीं करते। लेकिन नेपाली युवाओं पे उनका पूरी तरीके से भरोसा है कि फ्यूचर में नेपाली लोगों को अपनी सेना में भर्ती करेंगे तो ये यूरोप की रक्षा कर पाएंगे कम्युनिस्ट और इस्लाम से। जहाँ तक दोस्तों मेरा मानना है कि किसी देश के लिए जान देना ये ठीक नहीं है। अपने देश के लिए जान देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे देश के लिए जान देना, पैसे के लिए जान देना, ये ठीक नहीं है। धन्यवाद।